दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। आज फिर मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, कल मैंने विस्तार से उन मसलों की चर्चा की थी, जो राम मंदिर घोटाले के मर्म में हैं। मैंने उस गृहयुद्ध की चर्चा की थी, जो संघ परिवार के भीतर छिड़ा हुआ है। मैंने अपने विश्लेषण जन्य प्रमाण के साथ बताया था कि किस तरह से पहले पीएमओ की तरफ से एक मामूली स्थानीय नेता रजनीश मिश्र के नाम से एक पत्र लिखवाया गया, घोटाले की एक शिकायत जनरेट करवाई गई और फिर तुरंत उस शिकायत पर पीएमओ ने भारी एक्शन लेते हुए नृपेंद्र मिश्र को अयोध्या भेज दिया। मिश्रा जी बड़े कुशल थे और आज भी हैं। उन्होंने हमलावर किस्म की तिकड़म का इस्तेमाल किया, जिसमें चंपत राय एंड कंपनी फंस गई। उसने सोचा था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार कोई जांच या पूछताछ टीम बना देगी, तो उसकी रपट के जरिए इस मामले की हवा निकाली जा सकती है। लेकिन हुआ उल्टा। उस पूछताछ टीम ने चंपत और उनकी पूरी मंडली को फंसा दिया और ट्रस्ट पर सीईओ थोपने का सुझाव दे दिया। चंपत और संघ के सभी कारकुन, जो 2021 से ही लगातार बड़े आराम से करोड़ों अरबों की रकम साइफन करके संघ के कोष में भेज रहे थे, उन्होंने चौंक कर नृपेंद्र मिश्र से यह भी सुना कि राम मंदिर में जो हुआ है वह तो डकैती है। चंपक में इतनी दम नहीं थी कि वह खुलकर नृपेंद्र मिश्र की बातों का खंडन कर देता। क्योंकि चंपक के नेतृत्व में बटोरे जा रहे माल को डकैती बता दिया गया था, इसलिए जरूरी था कि कुछ ऐसे प्रकरण भी सामने लाए जाते जिससे डकैती के रूपक को साकार किया जा सके। इसके लिए डकैती के दो ठोस प्रमाण लगने वाले प्रकरण पेश किए गए। पहला था सिंधी समाज द्वारा दान की गई 200 किलो ईंटों के दान का गायब होना, और दूसरा था पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण द्वारा दान की गई सोने की रामचरित मानस का गायब किया जाना। और ऊपर से इन दोनों प्रकरणों से यह साफ लगने लगा कि चोरों का सरदार कोई और नहीं बल्कि चंपत राय ही रहा होगा। राम भक्त पत्रकारों और राम भक्त बुद्धिजीवियों ने इस दौरान जमकर चंपत को कोसा। उसे राजनीतिक पशु की संज्ञा दी गई, नए औरंगजेब की संज्ञा दी गई। वैसे मैं यह बात साफ कर दूं कि यही चंपत राय जब मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बता रहा था, तो उसके बयान को मीडिया बढ़ चढ़कर प्रसारित करने में लगा हुआ था। कुल मिलाकर इस तरह का माहौल बनाने की भरसक कोशिश की गई कि चंपत को हटाने की मांग या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग ही पूरे प्रकरण की मुख्य मांग बन जाए। जिस दिन मोदी जी और संघ में सुलह हो या सौदेबाजी तय हो जाए, उसी दिन चंपत को लटकाकर इंसाफ हो गया, न्याय हो गया, राम भक्तों की भावनाएं रंग लाई वगैरह की लफाजी करके इस मामले को निपटा दिया जाए। सुलह या सौदा जब भी होगा, उसमें क्या होगा, यह सोचना नई परख के समझदार दर्शकों को और बताना कोई मुश्किल नहीं है। दरअसल यही है वह दांव जिसे कामयाब करने के लिए रजनीश मिश्र से वह पत्र लिखवाया गया था। मोदी जी संघ से एक बात मनवा लेना चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और खुद उनका रिटायरमेंट पैकेज कैसा और क्या होगा। जिस दिन यह मामला मोदी और संघ के बीच सेटल हो गया, उसी दिन इस मामले पर सभी लोग मिलकर मिट्टी डाल देंगे। दोस्तों, कल से आज तक मैंने कुछ और तथ्य जमा किए। इन तथ्यों की रोशनी में मैं बताऊंगा कि आज दिन भर राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक चलती रही, उसमें क्या हुआ और टीवी पर गोदी मीडिया इस मौके को किस प्रकार राममय बनाने की असाधारण जुगाड़ करके सरकार की सेवा करता रहा। इस पूरे मामले को मीडिया की मदद से कुछ इस तरह से संसाधित करने की तिकड़म की जा रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मोदी संघ से अपनी बात मनवा लें, लेकिन उनकी सरकार और हिंदुत्व की षड्यंत्रकारी राजनीति के खिलाफ जनता में ज्यादा गुस्सा भी न पनप पाए। जहां तक चंपत का सवाल है, उसका खलनायकत्व तो बेमिसाल है और निस्संदेह है। इसका फायदा भी उठाया जाए। मेरा पहला तथ्य यह पता लगाना है कि सिंधी समाज द्वारा दान की गई चांदी की ईंटों और पूर्व गृह सचिव द्वारा दान किए गए सोने के रामचरित मानस का मुख्य स्रोत क्या है। ये दोनों अचानक कहां से प्रकट हुए, कहां से और कैसे इन्हें मीडिया ने जबरदस्त प्रमुखता दी और फिर इन्हें मंच से गायब किया गया। यानी पहले इनको प्रकट करके एक इफेक्ट पैदा किया गया, फिर उसके बाद में इन्हें मंच से गायब कर दिया गया।
मेरे सूत्र बताते हैं कि चाहे सिंधी समाज के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हों या पूर्व गृह सचिव महोदय हों, इनका सीधा ताल्लुक पीएमओ से ही है। इन्होंने जो किया वह योजनाबद्ध तरीके से किया या इनसे योजनाबद्ध तरीके से करवाया गया। इसलिए कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि ये चांदी की ईंटें कहाँ से आईं, कैसे तैयार की गईं, सोने की रामायण 5 करोड़ की नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज़्यादा की थी, इतना धन कहाँ से आया, मंदिर को यह कैसे दान दिया गया और इसकी रसीद तक नहीं ली गई। जो व्यक्ति सिंधी समाज का अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख था और जो व्यक्ति गृह सचिव रह चुका था, वे करोड़ों के चढ़ावे को बिना रसीद दिए चंपत को थमाने के लिए कैसे तैयार हो गए? कहीं-कहीं ये बात दबे स्वर में पूछी ज़रूर जा रही है, पर इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। ज़ाहिर है, पीएमओ अपनी योजना में मोटे तौर पर कामयाब रहा। संघ पर सवालिया निशान लगाना उसका मकसद था, वह लग गया। अब नरमी से लेकिन आग्रहपूर्वक संघ को उत्तराधिकार और रिटायरमेंट के मामले को मोदी शाह की मर्जी से हल करने की तरफ धकेला जाएगा। संघ को उसकी बात भी माननी पड़ेगी और चुनाव के दौरान अनमनापन दिखाने के अपने पुराने हथकंडे को इस्तेमाल करने से बाज भी आना होगा। जब मैं अपनी इस वार्ता की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मीडिया तूमार बांध रहा है कि चंपत और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। हिंदुत्व के प्रवक्ता चालाकी से कानून की दुहाई देकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफा हो गया है, अब सरकार को ट्रस्ट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मोदी शाह भी यही चाहते हैं कि उन्हें हस्तक्षेप न करना पड़े। आखिरकार उनके पितृ संगठन द्वारा बनाया गया ट्रस्ट जो है, लेकिन उन्होंने ऐसे हालात बना दिए हैं कि ट्रस्ट को इस्तीफे पर मोहर लगानी ही पड़ी। क्या यह अपने आप में बेहद दिलचस्प बात नहीं है कि कोई यह नहीं पूछ रहा है कि गोपाल राव ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वह गोपाल राव का ही भतीजा था जो बोरों में भरकर माल ट्रेन से कर्नाटक ले जाता था और वहां से खाली हाथ हवाई जहाज में बैठकर वापस आता था। यह काम उसने 50 बार किया। क्या यह तथ्य 21 पेज की उस गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज नहीं है? मेरा मानना है कि यह तथ्य उसमें दर्ज है, लेकिन गोपाल राव नाम का कारकुन दत्तात्रेय होसबोले का बंदा है। होसबोले सरसंघचालक इन वेटिंग है। कर्नाटक कनेक्शन स्पष्ट है और बहुत कुछ कह रहा है। हम अगर सुनना चाहते हैं तो इस कनेक्शन के भीतर से निकलने वाली आवाजों और आहटों को हम सुन सकते हैं। बहरहाल हुआ यह है कि ट्रस्ट की बैठक में चंपत और मिश्रा का इस्तीफा मान लिया गया। चंपत की जगह पूर्व आईएफएस अधिकारी और संघ के पुराने कारकुन कृष्ण मोहन के हाथों में ट्रस्ट की बागडोर दे दी गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने सीईओ मॉडल का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, संघ ने अभी मोदी शाह के सामने हथियार नहीं डाले हैं। वह चंपत की बलि देने के लिए तैयार हो गया है, पर कानून की दुहाई देकर वह सरकार से ट्रस्ट में हस्तक्षेप न करने की गुहार भी लगा रहा है। एक तरह से दबाव भी पैदा कर रहा है। दूसरा, कहीं अंदर खाने मोदी शाह द्वारा प्रस्तावित उत्तराधिकार और रिटायरमेंट पैकेज पर किसी सुलह समझौते की जमीन तैयार हो गई है। मतलब इस जो पहला मतलब है उसका एक वैकल्पिक मतलब भी है। जमीन तैयार हो गई है या संघ ने कह दिया है कि वह इस प्रस्ताव पर हमदर्दी से विचार करेगा। अगर ट्रस्ट के खिलाफ नए विस्फोटक प्रमाण आने बंद हो गए तो हमें मान लेना होगा कि सुलह हो गई है और मोदी शाह ने किसी न किसी प्रकार संघ से अपने पक्ष में कोई आश्वासन ले लिया है। दोस्तों, संघ को भी अभी तक यह एहसास हो गया होगा कि मोदी से निपटना दरअसल टेढ़ी खीर है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो संघ का समर्थन तो वे ले लेते थे, लेकिन संघ को सरकार में घुसने की इजाजत नहीं देते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआत का दौर संघ और मोदी की जद्दोजहद का था, लेकिन 2014 में संघ ने बाजी पलट दी और अब मोदी ने बाजी पलट दी, यानी जिस इलाके का मैं रहने वाला हूं, अगर उसकी भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो पूड़ी पर गुना रखकर संघ को बदला दिया है। दोस्तों, यहां यह भी देखना होगा कि गैर भाजपा विपक्ष संघ परिवार में चल रहे इस गृह युद्ध के प्रकरण पर क्या कर रहा है। पहली नजर में लग रहा है कि विपक्ष बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उसे लगता है कि उसका एक गलत कदम संघ परिवार को बचकर निकलने का मौका दे सकता है। अब मैं आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक पोस्ट पढ़कर सुनाऊंगा। इससे आपको अंदाज होगा कि विपक्ष में भी एक कोशिश चल रही है कि इस तरह के मसले के खिलाफ विपक्षी राजनीति करने का मॉडल क्या होना चाहिए। अखिलेश यादव की पोस्ट का शीर्षक है सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी।
वो लिखते हैं, जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं। ये निशिकांत दुबे को संबोधित है, जो उन्होंने आरोप लगाया था उसके ऊपर। 10 मिनट का समय देते हैं कि वे इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने यह झूठ फैलाया है। वे भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वो याद रखें कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। पीडीए समाज को कलंकित व अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी साथी ये कुत्सित झूठ प्रसारित कर रहे हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। चढ़ावा, चंदा, दान चोरों का गिरोह जनाक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुबका बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहें। पहली बात, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें। दूसरी बात, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें। तीसरी बात, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें। चौथी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले। पांचवी बात, माननीय लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें। छठवीं बात, उपरा अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें। और सातवीं बात, समस्त पीडीए समाज संज्ञान ले। दोस्तों, अखिलेश यादव ने संघ के फर्जी राम भक्तों के सामने इस पोस्ट के जरिए एक बड़ी चुनौती फेंकी है। उनकी इस पोस्ट को पढ़ने से कहीं ना कहीं लगता है कि इस चुनौती में शायद वह मॉडल हो सकता है जिसके इर्द गिर्द इस मसले पर विपक्ष की राजनीति की जा सकती है। अखिलेश स्वयं को पीडीए के नुमाइंदे के तौर पर यहां पेश कर रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यह हिंदुत्व के मुकाबले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की दावेदारी है। दोस्तों, आज की सीधी बात करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही फिर से मिलते हैं सीधी बात में।